Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 6th and 7th of July 2022। तो 6 और 7 जुलाई दोनों का न्यूज़ एनालिसिस आज हम देखेंगे। कल की न्यूज़ एनालिसिस मैं हिंदू का नहीं बना पाया था, एक्सप्रेस का लेकिन मैडम ने ज़रूर बनाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखेगा। बहुत प्यारी न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं एक्सप्रेस में भी, उसको मिस मत किया करो। मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली, अब आप लोग उसको मानो ना मानो ये आपका है। दूसरा, कल से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं फॉर द यूपीएससी 2023 कोर्स। एक बहुत अच्छी क्लास कल जो थी पॉलिटी की शुरू हुई है, तो अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते तो आप ज्वाइन कर लें। क्लासेस लाइव रहेंगी और रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेगी। तो कल की भी जो रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई है वेबसाइट में भी, और जो लोग पार्ट हैं वो देख सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट? इनमें से कैपिटल अकाउंट का हिस्सा कौन सा है? फर्स्ट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सेकंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज बायलैटरल लोन्स या फोर्थ इज रेमिटेंसेस। आपको बताना है कि कैपिटल अकाउंट का हिस्सा कौन है इसमें से। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट बोथ एज बोरोअर एंड लेंडर्स? तो कॉल मनी मार्केट में इनमें से कौन से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फर्स्ट इज पेमेंट बैंक्स, सेकंड इज रीजनल रूरल बैंक्स, थर्ड इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड फोर्थ इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो आपको बताना है इनमें से कॉल मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा है एनविजन मिशन। एनविजन मिशन आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा डेवलप किया गया है। एनविजन मिशन है क्या? ऑर्बिटल मिशन है टू वीनस। एनविजन क्या है? ऑर्बिटल मिशन है टू वीनस। आपको बताना है किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। फर्स्ट इज योर इसरो, सेकंड इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, थर्ड इज नासा एंड फोर्थ इज जाक्सा। ठीक है ना? तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक एक करके मैं आंसर्स आपको बताता हूं, आप लेकिन मैच कर लीजिएगा और ये बताइएगा कि मतलब आपने कितने सही किए। ठीक है ना? तो पहला जैसा सवाल है कि इसमें कैपिटल अकाउंट का हिस्सा कौन कौन सा है, तो ये तो आसान सवाल था। फिर भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है कैपिटल अकाउंट का हिस्सा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, बायलैटरल लोन्स है, रेमिटेंसेस नहीं है ना? रेमिटेंसेस तो आपको पता है करंट अकाउंट में आता है, तो रेमिटेंसेस नहीं होगा। तो 1 2 3 विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर फॉर दिस। अब दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कॉल मनी मार्केट में बेसिकली इनमें से कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कॉल मनी मार्केट में आपका पेमेंट बैंक्स करते हैं, दूसरा आपका रीजनल रूरल बैंक्स भी करते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स नहीं करते हैं। ठीक है ना? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स नहीं करते हैं, और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक करते हैं। देखो एक बार मैं लिख देता हूं कि कॉल मनी मार्केट होता क्या है और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। देखो, कॉल मनी का मतलब होता है बोरोइंग और लैंडिंग इन अनसिक्योर्ड फंड्स ऑन ओवरनाइट बेसिस। जब आप ओवरनाइट बेसिस के लिए अनसिक्योर्ड फंड्स लेते या देते हैं, बोरोइंग और लेंड करते हैं, तो ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है, ये कॉल मनी कहलाता है। ठीक है ना? तो याद रखिए बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इसको लिया या दिया जाता है। एंड इसकी जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी याद रखिएगा, ये 1 दिन से लेकर के फोर्टनाइट यानी 15 दिन तक रहती है। 1 to 15 डेज फोर्टनाइट। अब कुछ लोग 14 दिन लिखते हैं, कुछ लोग 15 दिन लिखते हैं, लेकिन फोर्टनाइट जो होता है वो 15 दिन के पीरियड के हिसाब से लिख सकते हो आप लोग। तो 1 to 15 डेज होता है। अच्छा, एक और इसमें अच्छा डिफ्रेंसिएशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1 दिन की मैच्योरिटी है, 1 डे मैच्योरिटी, तो उसको तो हम कॉल मनी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं। अगर मान लो 15 दिन वाली मैच्योरिटी है तो उसको हम फिर नोटिस मनी बोलते हैं। ठीक है ना? उसको नोटिस मनी बोलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं, कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी जो होता है, अच्छा कॉल मनी, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉल मनी का बोरोइंग लेंडिंग कौन कर सकता है। तो याद रखिएगा इसमें जो ये एक्चुअली बैंक्स के बीच में होती है, मेजरली बैंक्स के बीच में होती है। तो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, वो हो गए, पेमेंट बैंक्स भी हो गए, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। ठीक है ना? और आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, और लास्ट प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स, ये आपके जो एनबीएफसीज वाले पार्ट में प्राइमरी डीलर्स आते हैं। तो ये पूरे जो है ये एलिजिबल है फॉर द कॉल मनी। ठीक है ना? तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था एनविजन मिशन के बारे में कि ये किसका है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऑर्बिटल मिशन है टू वीनस। ठीक है ना? ऑर्बिटल मिशन है टू वीनस किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ऑर्बिटल मिशन टू वीनस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज क्वेश्चंस एज वेल। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं।
तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, टू व्हाट एक्सटेंट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोलैबोरेशंस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द टेरर फाइनेंसिंग अक्रॉस द ग्लोब। आपको बताना है कि किस हद तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में सफल हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब। थोड़ा सा मैं आपको अप्रोच बता दूं इस आंसर की, इसको आपको लिखते समय क्या क्या चीजें हाईलाइट करना है। तो इसमें आप पहले तो टेरर फाइनेंसिंग एक्सप्लेन करेंगे, क्यों टेरर फाइनेंसिंग को कम करना जरूरी है। फिर आपको एनालाइज करना है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इन कंट्रोलिंग द टेरर फाइनेंसिंग, एंड देन वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन आपको देना है। तो इस लाइन में आप अगर चाहें तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आई होप यू विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर, ठीक है ना। अब इस न्यूज़ आर्टिकल में हम 2-4 चीज़ें और देखते हैं, लेट मी टेल यू। वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का रूल। ये आपको न्यूज़ दिख रही है, स्पाइस जेट गेट्स डीजीसीए नोटिस फॉर सेफ्टी लैप्सेस। अभी रिसेंटली स्पाइस जेट ने के बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपको न्यूज़ में दिख रहे होंगे कि भैया स्पाइस जेट की ये फ्लाइट थी, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया। तो अब स्पाइस जेट को नोटिस दी गई है डीजीसीए द्वारा। तो नोटिस में ऑब्वियसली ये बोला गया कि भाई आपका पुअर मेंटेनेंस है और आपका जो ओवरसाइट है वो अच्छा नहीं है, और रिसेंट एक्सीडेंट्स को देख करके ऐसा लगता है कि जो फ्लाइट कंडीशन है वो भी डिग्रेडेड है, डिग्रेडेड सेफ्टी मार्जिन है, पुअर इंटरनल सेफ्टी ओवरसाइट, फेलियर टू कैरी आउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें नहीं करते हो, एंड वेंडर्स को टाइम पे नहीं करते हो, स्पेयर पार्ट्स की कमी रहती है। ये सारी चीज़ें नोटिस में दिया गया है टू द स्पाइस जेट। बात हम कर लेते हैं इनकी जो बॉडीज हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आपको पता होगा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, है ना। प्रोग्राम्स एंड नेशनल पॉलिसीज कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बनाती है। और इसके लिए 1934 में 1934 यानी कि 1934 में एक एक्ट आया था, एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, ठीक है ना। तो जो वो एक्ट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करती है, ठीक है ना। तो इट इज द एक्ट का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, ठीक है ना। इसके अलावा एयरक्राफ्ट रूल्स आए थे 1937 में। अब ये तो हो गया मिनिस्ट्री की बात। उसके अंतर्गत 2-3 बॉडीज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बॉडी है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो था, डीजीसीए जिसको बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की फील्ड की, जो प्राइमरी डील करती है सेफ्टी इश्यूज के साथ। लाइसेंस प्रोवाइड करना है किसी रेगुलेटर को, स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं, है ना। 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन कैसे काम करे। तो एक्चुअली ये एपेक्स बॉडी है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक्चुअली द एपेक्स बॉडी, इट्स द रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटर है एक्चुअली, है ना। एंड यही बताता है कि एयरलाइंस कौन सी सही चल रही, कौन सी नहीं चल रही है, सेफ्टी इशूज क्या क्या है ना। सारे अलग अलग रेगुलेटरी फंक्शंस जो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो भी मैनेज करती है सारी चीज़ें। तो DGCA उसके साथ भी फंक्शन करता है। ये सारे काम DGCA के हैं। तो नोडल एपेक्स बॉडी कौन सी है? DGCA। दूसरा है BCAS, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? BCAS या फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है वो इनिशियली अगर फॉर्मेशन उसका मैं बताऊं तो एक सेल के रूप में बना था DGCA के अंदर 1978 में, ठीक है ना। 1978 में वो DGCA के अंतर्गत एक सेल के रूप में बना था और वो पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है वो पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था और DGCA के अंतर्गत एक सेल के रूप में बनाया गया था जनवरी 1978 में, ठीक है ना। BCAS का जो बेसिकली काम है वो एक इंडिपेंडेंट काम करता है फ्रॉम 1987। वो 1987 से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर इंडिपेंडेंटली एक डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा था और इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बेसिकली स्टैंडर्ड्स बनाना, मेजर्स बनाना जो कि सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट्स, जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को देखेगा, और बोथ एट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो BCAS बेसिकली ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, मतलब कि जो फ्लाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तीसरा जो बॉडी है वो है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया था 2009 में, है ना। और पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था उसके बाद इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 उस समय, तो इसको बनाया गया था, नोटिफाई किया गया था, ठीक है ना।
इसका काम क्या है? बेसिकली टू रेगुलेट द टैरिफ फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज, टू डिटरमाइन अदर एयरपोर्ट चार्जेस, अगर कोई चार्ज लगना है एयरपोर्ट चार्ज, एयरपोर्ट के मेंटेनेंस और उन सब के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी, एयरपोर्ट का जो इकोनॉमिक रेगुलेशन है वो ये बॉडी देखती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी रिसेंटली 2020 में DGCA को एक रेगुलेटरी सेटअप दिया गया, रेगुलेटरी वो दिया गया। इसके अलावा आपकी एक दूसरी बॉडी थी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसको भी रेगुलेटरी सेटअप दिया गया। और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक नई बॉडी थी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन तीन बॉडीज को रेगुलेटरी स्टेटस दिया गया, यानी कि इन सबको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई बाय द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। तो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो था, बेसिकली एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल आया था 2020 में, उसके थ्रू DGCA, BCAS और तीसरी बॉडी है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई बाय दैट एक्ट, ठीक है ना। और AER जो है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी, ऑलरेडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ही बनाया गया था। 2008 में उसका एक्ट आया था, 2009 से वो काम कर रहा है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। अब अगली जो न्यूज़ है वहाँ पे देखो लिखा हुआ है MSP शुड कंटिन्यू टिल मार्केट्स बिकम एफिशिएंट। तो नीति आयोग के मेंबर्स ने कमेंट किया है कि MSP को तब तक तो चलाना चाहिए जब तक मार्केट्स एफिशिएंट नहीं बन जाते हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं पहले MSP की, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअली गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है जो कि तब काम आता है जब बहुत ज़्यादा प्राइजेस डिक्रीज हो जाएँ या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि प्राइजेस बहुत गिर गए, है ना। तो उनसे बचाने के लिए MSP का यूज़ किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या है, रेट्स अनाउंस कर देती है कि भैया गेहूं का ये रेट रहेगा, चावल का ये रेट रहेगा, इसका ये रेट रहेगा, है ना, कोपरा का ये रेट रहेगा, पहले से डिसाइड कर लेता है। और गवर्नमेंट का जो रेट रहता है डिसाइडेड, गवर्नमेंट उसी रेट पे प्रोक्योर करता है। अब मार्केट रेट चाहे कितने भी ज़्यादा गिर जाए और मार्केट रेट चाहे कुछ भी जाए, लेकिन गवर्नमेंट का जो MSP अनाउंस रहता है गवर्नमेंट उसी पे खरीदता है। अगर मार्केट रेट गवर्नमेंट रेट से कम है तो भी गवर्नमेंट जो है वो MSP पे ही खरीदी करेगा, मार्केट रेट पे नहीं करेगा, है ना। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो फॉल इन प्राइजेस हैं उससे बचाने के लिए ये फार्मर्स को लाया गया है, ठीक है ना। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, UPSC पूछ भी सकता है। पहला तो ये कि इसका रिकमेंडेशन कौन करता है। तो इसका रिकमेंडेशन करता है बेसिकली CACP नाम की एक बॉडी है जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। लिख लेना कि MSP का रिकमेंडेशन कौन करता है। तो MSP का रिकमेंडेशन करता है CACP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसका जो फाइनल, अगर आपको बोलो कि इसको अनाउंस कौन करता है, इसको अनाउंस या इसको कौन बताता है, तो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना। उसको अनाउंसमेंट करता है कि भैया कितना होगा क्या होगा। रिकमेंडेशन कौन देता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन जो अनाउंसमेंट होता है वो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, वो देते हैं, ठीक है ना। अब अभी अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिनमें MSP फिक्स्ड है, तो MSP को पहले तो बता दो कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो फैक्टर्स देखे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लग रही है, इनपुट प्राइसेस में कितने चेंज किए गए हैं, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी कितनी है, डिमांड सप्लाई कितनी है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी कितनी है, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या पड़ेगा, जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये सारी चीज़ें देख करके MSP डिसाइड की जाती है। अभी जो MSP होती है वो लगभग, मैं आपको बता दूं कौन कौन से 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं और FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है शुगर केन के लिए। तो MSP जब शुगर केन के लिए दी जाती है तो उसको हम FRP बोलते हैं। MSP को ही FRP नाम दे दिया जाता है जब शुगर केन की बात आती है, इसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्रॉप्स हैं? तो उसमें मैंडेटेड जो क्रॉप्स हैं 22 जिसमें मैंने आपको बताए, उसमें 14 तो खरीफ सीजन के हैं, 6 आपके रवि सीजन के हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। और इसके एडिशन में भी MSP फिर तोरिया को, डीहस्ड कोकोनट हो गया, इनको भी फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं 7 जो सेरेल्स हैं, पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, रागी एंड मेज़, ये 7 तो सीरियल्स हैं जिनकी MSP डिसाइड की जाती है। तो ये याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस पे MSP दी जाती है, किस पे नहीं दी जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग अपने दिमाग में इनको बैठाल के रखिए, इनको याद करके रखिए, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सीरियल्स में जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ हो गया और रागी हो गया, इनमें दी जाती है। पल्सेस में आपकी ग्राम हो गई, अरहर या तुअर की दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, उड़द दाल हो गई और लेंटिल हो गई, तो इनमें आपको पल्सेस में दिया जाता है। ऑयल सीड्स में 8 हैं जिसमें ग्राउंड नट,
रेप सीड या मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमम सीड, देन सैफलार और नाइजर सीड। इन सब में आपका दिया जाता है ऑयल सीड्स के केस में। इसके अलावा रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा, रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा, डीहस्ड कोकोनट, शुगर केन में फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मैंने ऑलरेडी बताया है, वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको। तो ये आपको कुछ नाम है, जितने नाम मैंने यहाँ पे लिस्ट में दिए हैं ये नाम देख लो, इन नामों को 2 बार सुन लो, इन नामों को याद कर लो, है ना, इनको दिमाग में बैठा के रखो। इसमें से क्वेश्चन आता है, अल्टरनेट 1-2 साल में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर पूछ लेगा वहाँ पे डीहस्ड कोकोनट या कोपरा, तोरिया ये सब लिख देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखना, है ना। पीटी उषा, इलैया राजा अमंग 4 पिक्ड फॉर राज्यसभा। तो अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है कि 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, और वो कौन कौन सी फील्ड से रहते हैं, जैसे फील्ड ऑफ आर्ट्स के फील्ड में रहेंगे, पब्लिक सर्विस की फील्ड में रहेंगे, है ना। तो अलग अलग फील्ड से वो होते हैं, 3-4 फील्ड्स मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो 12 बेसिकली नाम वो दे सकता है प्रेसिडेंट, है ना। तो अभी जो है उसमें जैसे पीटी उषा का नाम हो गया, इलैया राजा जी का नाम हो गया, इनका नाम सुझाया गया है ना। और अब आपको इसमें एक और एडेड फैक्ट मैं बता देता हूँ। एक्चुअली आर्टिकल 80 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कंपोजिशन है कि राज्यसभा का कंपोजिशन दिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आर्टिकल 80 में लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें लिखा है फर्स्ट द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ। आर्टिकल 80 का जो क्लॉज 1 है उसमें लिखा है इट शुड कंसिस्ट ऑफ 12 members to be nominated by the president in accordance with the provisions of clause 3। मतलब इसी का जो clause 3 है, 80 का ही clause 3 है, उसमें provisions लिखे हैं कैसे सेलेक्ट करना है। लेकिन 12 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आर्टिकल 80 के 1 का ए में मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो लिखा है नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो ये आर्टिकल 80 में ऑलरेडी मेंशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी है, पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है वर्स्टेहन। वर्स्टेहन क्या है? तो एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, एक्चुअली वर्स्टेहन एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसको लिख लो, यूपीएससी पूछ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। वर्स्टेहन क्या है? एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना। वर्स्टेहन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, जर्मन वर्ड है वर्स्टेहन, अंडरस्टैंडिंग होता है। मैक्स वेबर जो कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी भी माने जाते हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो मैक्स वेबर ने इसको काफ़ी मतलब पॉपुलर किया था इस वर्ड को, वर्स्टेहन के जो मेथोडोलॉजी है उसको, ठीक है ना। अब वर्स्टेहन होता क्या है, मैंने आपको बताया ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? ह्यूमन एक्शंस की। तो ये जो वर्स्टेहन का कंसेप्ट है वो कहता है ह्यूमन एक्शंस को अगर आपको एनालाइज करना है या ह्यूमन एक्शंस को अगर आपको समझना है तो जस्ट बाय मेयरली फॉलोइंग द रिसर्च ऑफ ऑब्जेक्टिव साइंसेस, मतलब कि जस्ट जैसे ऑब्जेक्टिव साइंस मतलब कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, अगर आप वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे ह्यूमन एक्शंस को समझने के लिए तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, वो गलत इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। तो अगर आपको ह्यूमन एक्शंस को समझना है तो आपको एक तो उसका आपको विजुअली आपको देखना पड़ेगा, दूसरा आपको उसके एम्पैथेटिक और इसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो या किसी सोशल फिनोमिना को या किसी सोसाइटी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्स्टेहन क्या हो गया? वर्स्टेहन इज एक्चुअली दैट कि अगर आपको किसी भी फिनोमिना की किसी भी ह्यूमन एक्शन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप उसको एम्पैथी के साथ आप उसको इमोशनली कनेक्ट होकर के और ये सब चीज़ें करके समझ सकते हैं। अदरवाइज जस्ट मेयरली लुकिंग और एनालाइजिंग इट बेस्ड अपॉन साइंटिफिक मेथड्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। अब वर्स्टेहन के रिसर्च के 2 तरीके उन्होंने बताए हैं, ठीक है ना। 2 तरीके कौन कौन से हैं? पहला उसने बताया है कि अगर जब आप सिंपल ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व जब आप सिंपली कर रहे हो उसको बोलता है एक्टुएलिस वर्स्टेहन, याद रखेगा एक्टुएलिस वर्स्टेहन। ये क्या है? ये वो मेथड है जिसमें आप सिंपली आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने हाथ हिलाया, कोई व्यक्ति कुकिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल कुकिंग का दिया है, अगर कोई व्यक्ति कुकिंग कर रहा है तो आप
आपको क्या नॉर्मली कुकिंग उसको लगेगा, आप वो क्यों कुकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि हाँ वो कुकिंग कर रहा है, लेकिन उसकी कुकिंग में क्या मीनिंग है वो आप नहीं बता सकते, है ना। तो कुकिंग में मीनिंग कैसे पता चलेगी, जब आपको उसका बैकग्राउंड पता रहेगा कि यार वो अपने माँ बाप के लिए खाना बना रहा है, या वो अपने बेटे के लिए खाना बना रहा है, या अपनी बेटी के लिए खाना बना रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसका जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है या उसका मीनिंग है वो आप तभी समझोगे जब आप उसकी बैकग्राउंड में उसकी जगह अपने आप को रख करके देखोगे। तो जब आप उसकी जगह अपने आप को रख करके देते हो, मेयरली ऑब्जर्वेशन से काम नहीं करते हो, रादर दैन इमोशनली और एम्पैथेटिक वैल्यू पे काम करते हो, तो उसको बोलते हैं एक्लारेंडिस वर्स्टेहन। याद रखिएगा, एक्लारेंडिस वर्स्टेहन। ये सेकंड है एक्लारेंडस वर्स्टेहन, ये याद रखना। एक्टुएलिस वर्स्टेहन और एक्लारेंडस वर्स्टेहन। वर्स्टेहन अपने आप में क्या है मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज़ है। इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया था कई लोगों ने, जैसे एक ने कहा था कि भाई जो ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, ये क्या, ये बेसिकली इसमें क्या कहा था, इसको ईजिली वैलिडेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अंडरस्टैंड कर रहा है, जो समझ रहा है, उसके खुद के भी तो बायसेस हैं, उसके खुद के भी बायसेस लग जाएंगे। तो जब उसके खुद के बायस लग जाएंगे तो हो सकता है कि जो मीनिंग आनी चाहिए वो मीनिंग ना आए, उसके अलावा कुछ और मीनिंग आ जाए। तो ये एक इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भाई इसमें हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसको इंटरप्रेट करने वाले का जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो भी जुड़ जाएगा, और जब वो उसका इमोशनल एस्पेक्ट जुड़ जाएगा तो फिर सही मीनिंग नहीं समझ में आएगी। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अगला जो यहाँ पे आर्टिकल है वो है द न्यू रूल्स टू कीप एडवर्टाइजमेंट्स इन चेक। अब अभी आपको पता होगा कि नए एडवर्टाइजमेंट्स के रूल आ गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके लिए पनिशमेंट दी जाएगी और ये सारी चीज़ें की जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला कि देखो वैलिड एडवर्टाइजमेंट है क्या, है ना। इस बार देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनवैलिड एडवर्टाइजमेंट बताने की जगह बताया कि वैलिड क्या है, और वैलिड के अलावा जितनी भी चीज़ें बची हैं सब इनवैलिड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कुल मिलाकर के ये कहा है कि ऐसे एड्स जो नॉन मिसलीडिंग हो, ऐसे एड्स जो कि मतलब ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड दे, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड, इसको लिख लेना आप लोग। पहला, एक तो वैलिड हो, नॉन मिसलीडिंग हो, दूसरा ऑनेस्ट ओपिनियन गुड का दे रहे हों, एग्जजरेट ना कर रहे हों, एक्यूरेट हों, साइंटिफिकली वैलिडेटेड हों, है ना, और उनकी प्रैक्टिकल यूज़फुलनेस जो है या कैपेबिलिटी जो है उसको साइंटिफिकली वैलिडेट किया गया हो। इसके अलावा अगर मान लो कोई अनइंटेंशनल लैप्स होता है, अगर कोई अनइंटेंशनल लैप्स हो भी जाता है सपोज करो, तो भी उसको वैलिड माना जाएगा अगर एडवर्टाइजर ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया होगा इन लेटिंग द कस्टमर्स नो अबाउट द एफिशिएंसी। मान लो बाद में कभी कुछ पता चलता है एक्स्ट्रा कि यार भाई इसमें तो ये दिक्कत हो रही थी, तो तुरंत एडवर्टाइजर को क्या करना है कि लोगों को इन्फॉर्म करना उसके रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि वैलिड है, अगर बाकी चीज़ें तो क्या मैंने बता दी क्या कैसे वैलिड होगा, लेकिन अगर सपोज करो कोई लैप्स होता भी है तो आपको तुरंत एफर्ट्स लगाने हैं कि आप कस्टमर्स को एटलीस्ट उसके बारे में बता सकें, ठीक है ना। अब देखो मिसलीडिंग ऐड मैंने आपको बता दिया, मिसलीडिंग ऐड में क्या होगा, इनके अलावा जितने भी बचे वो सब मिसलीडिंग ऐड है। एक एडवर्टाइजमेंट टाइप है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, लिख लो, बहुत अच्छा है ये। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जैसे सरोगेट मदर वाला कंसेप्ट है ना, कि मतलब जो वूम है किसी और महिला की यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट ये है कि किसी दूसरे ऐड के शैडो में आप किसी चीज़ का प्रचार करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोबैको का ऐड तो बना है, टोबैको का जो प्रमोशन है वो बैंड है, तो उन्होंने क्या किया, पान मसाला करने लगे। तो पान मसाला की आड़ में क्या है, टोबैको का भी प्रचार हो जाता है ना, उसके अंदर टोबैको तो रहती है ना, तो ऐड किसका है, पान मसाला का, लेकिन उसमें ऐड इसका किसका भी हो रहा है, टोबैको का भी। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी क्लियर कट इस बार गाइडलाइन दे दिया गया है कि जो ये ग्रे एरिया था, जो ये लूप होल था जिसका यूज़ करते थे, तो गाइडलाइंस ने क्लियर कर दिया गया है कि कंप्लीटली डिसअलाउइंग एनी अटेम्प्ट टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स दैट आर अदरवाइज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा कि इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, तो फिर वो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिसअलाउंस उसका होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऐसे एड्स जो स्पेसिफिकली टारगेट करें चिल्ड्रन को या चिल्ड्रंस में लॉयल्टी क्रिएट करने की कोशिश करें, है ना, तो ऐसे एड्स के ऊपर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, है ना। तो ऐसे एड्स भी नहीं होने चाहिए जो
जो स्पेसिफिकली केवल चाइल्ड को टारगेट करके उनके अंदर एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें, या उनको एक तरीके से कहना चाहिए कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, चॉइसेस हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो ये भी जो है कई लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है वैसे कि वो एग्रेसिवली चाइल्ड्स को, यंगर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन इससे फिर उनका जो राइट टू चूज़ है, ये वाला राइट है, या राइट टू इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्मेशन है, ये वाले राइट्स इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे एड्स को भी बेसिकली टारगेट किया जाएगा। गवर्नमेंट उनके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, ठीक है ना। फिर डिस्क्लेमर्स, मतलब आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई एम आपने कहा है या कुछ डिस्क्लेमर आपको देना है अगर कुछ से रिलेटेड, तो आपको क्लियरिटी के साथ आपको हर ऐड में वो एडवर्टाइजमेंट ऐड करना है। डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स आपको नहीं बनाने हैं, या फिर उसका जो कमर्शियल इंटेंट है वो आपको कंसील नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें कि जो उसके कमर्शियल इंटेंट को कंसील करें, ऐसा नहीं बनाना है कि भाई ये आपको बड़ा कर देगा, आपको आपकी हाइट 10 इंच और बढ़ा देगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे नहीं बतानी है। आपको या तो साइंटिफिक वैलिडेशन हो, या फिर आपका कोई डिस्क्लेमर हो कि भाई इसके साथ ये कंडीशंस है, ये डिस्क्लेमर है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो ये नए रूल्स हैं और ये बेसिकली कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए ही है, ये तो हमको सबको पता है। तो दैट इज़ द थिंग। इंडिया EU ग्लोबल डायनामिक्स, ये न्यूज़ आर्टिकल में एक एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ थी जो मेंशन करनी है, जो प्रीलिम्स में भी आ सकती है, याद रखना इस चीज़ को। इसका नाम है CBAM, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। वहाँ पे सपोज करो कार्बन टैक्स लग रहा है, सपोज करो यूरोप में कार्बन टैक्स लग रहा है ना, वहाँ पे अब कई लोग क्या करते थे, इससे बचने के लिए क्या करते थे, वो यूरोप के बाहर अपनी कंपनी सेटअप कर लेते थे, ठीक है ना। मैनी कंपनीज वर व्हाट दे वर डूइंग, वो अपनी कंपनीज को बाहर सेटअप कर लेते थे, ठीक है ना। और बाहर सेटअप करके क्या करते थे, वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे फिर वो टैक्स नहीं लग पाता था, है ना, या जो भी सर्टिफिकेट का टैक्स है वो नहीं लग पाता था। तो इससे क्या होता था, इससे लीकेज होता था। इससे लीकेज कहते थे इसको, है ना, कि कई कंपनीज क्या करती थी, वो बाहर अपनी यूनिट सेटअप कर ली और वहाँ पे फिर कार्बन टैक्स से बच गए, और जब कार्बन टैक्स से बच गए फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करने लगे उल्टा। तो अपनी कंपनी ने तो अपना पूरा बचा लिया ना, जो भी उसके ऊपर लगना चाहिए था। तो इसको बोलते थे कार्बन, एक तरीके से लीकेज हो रहा है कि भाई ये लीकेज है ना, जो कार्बन लीकेज बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ टू रिड्यूस द कार्बन लीकेज। तो ये जो CBAM है ये इसी के लिए लाया गया है एक्चुअली में, ताकि आपका जो ये लीकेज है इसको रोका जा सके। अब कार्बन, वहाँ पे आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट भी है कि 55% जो उनका रिडक्शन करना है कार्बन एमिशन में एज़ कम्पेयर टू 1990 लेवल्स बाय 2030। 2030 तक 1990 का जो लेवल था कार्बन एमिशन का, उसका 55% इनको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है। 55% तक कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने हैं एज़ कम्पेयर टू 1990 लेवल्स बाय 2030। इसी को बोलते हैं फिट फॉर 55। क्या बोलते हैं वो, फिट फॉर 55। तो फिट फॉर 55 ने वही 55% जो रिडक्शन करना था वो, ठीक है ना। दूसरा इनका एम ये है कि क्लाइमेट न्यूट्रल बनना है बाय 2050। तो जो कार्बन बॉर्डर जो ये मैनेजमेंट है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, इसमें वो क्या करेंगे, एक नया कार्बन बॉर्डर टैक्स ये लाएंगे। कार्बन बॉर्डर टैक्स मतलब कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब जो बाहर से जो सामान भेज रहे हैं, सपोज करो ये यूरोप का बॉर्डर है, अब यहाँ से सामान आया तो ये जो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उस सामान को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ है, मतलब उस सामान को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ है, उसके इक्विवेलेंट डिजिटल सर्टिफिकेट उनको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो लोग बच रहे थे कार्बन लीकेज के कारण, जो लोग मतलब बाहर फैक्ट्री सेटअप करके बच रहे थे इस चीज़ से, कार्बन टैक्स से, उनके ऊपर अब ये बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा दिया गया है, बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा दिया गया है, जिसमें जो लोग बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे आइटम्स यूरोप के लिए, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स प्रोवाइड करना, उन टैक्स के रूप में डिजिटल सर्टिफिकेट बाय करने पड़ेंगे, है ना, फॉर ईच टन ऑफ कार्बन एमिशन, जो कि उनके आर्टिकल या उनके प्रोडक्ट्स में एम्बेडेड होगा, ठीक है ना। तो ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बाकी मैंने इसके टारगेट्स आपको बता दिए। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, बहुत अच्छी न्यूज़ थी ये, तो ये आपको याद रखना है। अगली याद रखिएगा, अ नो टू फार्मा फ्रीबीज। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब ये नो टू फार्मा फ्रीबीज, अब एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली जो है, बेसिकली रिसेंटली हुआ क्या है
अब देखो इसमें बहुत अच्छी एक बात की गई इस आर्टिकल में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या, एक नॉर्मल प्रोसेस बताऊँ तो एमआर जो रहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, आप सबको पता होगा कंपनीज़ के होंगे, और वो जा कर के क्या करते हैं, वो जा कर के डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड इसके बाद डॉक्टर्स को कुछ फ्रीवीज देते हैं, दवाइयाँ देते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ये तो प्रोसेस आपको पता होगी। इसके बाद क्या करते हैं वो लोग, जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स में जा कर के यही जो दवाइयाँ, ये सब सारी चीज़ें जो उन्होंने डॉक्टर्स को प्रोवाइड की है ना, इसको वो लोग क्या बोलते हैं, इसको वो लोग बोलते हैं तो बाकी वो जो खर्चा था फिर वो दिखा देते थे कि मेरा एक्सपेंडिचर हो गया है, और खर्चा एक्सपेंडिचर में दिखा करके फिर वहाँ पे टैक्स में सेविंग करते थे, ठीक है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे रूलिंग ये दे दी है कि जो आप इस तरीके के फ्रीबीज बांट रहे हैं या जा करके डॉक्टर्स को दे रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, उसके बाद आप उसमें डिडक्शन या फिर टैक्सेशन में उसमें सेविंग नहीं कर सकते, उसमें आप पूछ नहीं सकते कि हमको टैक्स में माफ़ी दो। तो ये कहानी समझ गए ना आप क्या हुआ। बेसिकली वो लोग क्या करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, डॉक्टर्स को जाकर के फ्रीबीज दी, अपने ब्रांड को प्रमोट की, अब जाकर के यहाँ पे आके बोलते थे कि भैया हमने तो खर्चा कर दिया, अब खर्चा कर दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करके हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकालो, तो एक्सपेंडिचर में उसको काउंट करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इसको आप एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने ऑलरेडी, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन है 2002 की, जिसमें वो कहते हैं कि इस तरीके जो उसका रेगुलेशन 6.8 है मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन का, वो प्रोहिबिट करता है किसी डॉक्टर को फ्रॉम रिसीविंग एनी गिफ्ट, एनी ट्रेवल फैसिलिटी, एनी हॉस्पिटैलिटी, एनी कैश और एनी मॉनेटरी ग्रांट फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है ना। तो उसका रेगुलेशन का रूल है बेसिकली ये कि डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, उनके अगेंस्ट तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अगेंस्ट अभी लीगल एक्शन का प्रोविजन नहीं था, लेकिन वो इसको एक्सपेंडिचर में जो काउंट करते हैं वो गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और जो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर आया था 2018 का, जिसने कहा था कि एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें फ्रीबीज को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैंने बताई, इसको याद रखना। अगला है वर्ड्स फ्रॉम बैंडंग टू रिलिव इन बाली एंड दिल्ली। अब ये एक्चुअली आर्टिकल में केवल ये बताया गया है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसका अलग अलग ग्रुपिंग्स ने, अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग कंट्रीज ने किस प्रकार उसको इंटरप्रेट किया है और इंडिया किस प्रकार कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया ब्रिक्स में भी था, इंडिया G7 में भी था, और ये सारे में इंडिया था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इंडिया का तो स्टैंड क्लियर है कि वो यूक्रेन के वॉर को ना ही जस्टिफाई कर रहा है, ना ही वो रशिया को डायरेक्टली वो कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया इज रिक्वेस्टिंग द कंट्रीज टू मेंटेन पीस, जो कि होना चाहिए, पीस मेंटेन होना चाहिए, तो वो उन्होंने किया है ना। लेकिन डायरेक्टली ना वो इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल रहा है, ना ही वो वॉर के अगेंस्ट बोल रहा है, कि ना ही वो मतलब यूक्रेन के अगेंस्ट बोल रहा है। तो कुल मिलाकर के शांति की डिमांड कर रहा है, और ये जरूर चाहता है इंडिया कि हाँ वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन रशिया को डायरेक्टली टारगेट या सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। चाइना का भी सेम है, लेकिन नाटो जो ग्रुप है, नाटो जो कंट्रीज है ऑलरेडी, वो रशिया के अगेंस्ट थोड़ा एग्रेसिव है ना, और वो काफ़ी एग्रेसिवली वो रशिया को मतलब टैकल कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूएस ने एक और ग्रुपिंग बनाई है अभी रिसेंटली, तो वो भी आपको बता दूं, यहाँ पे इसको लिख लेना, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, ये याद रखना, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, जिसमें यूएस आपका आएगा, यूके आएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान है, ये याद रखना है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक ये लिख लो आप लोग, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक अलायंस है बिटवीन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। और ये ऑकस लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस था उसके अलावा इन एडिशन टू दैट है ना। तो एक ये भी ग्रुपिंग है, याद रखेगा, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, जो कि हाईलाइट करता है कि यूके और यूएस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिफिक रीजन और ये सब, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने कहा देखो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को पहले तो अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। हम अपना स्टैंड, हमने बैंडंग का समिट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो आपका नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है उससे रिलेटेड है, और जब नाम बना था तो भी हमने अपना स्टैंड अलग रखा था, ना ही रशिया ज्वाइन किया था, ना ही हमने यूएस ज्वाइन किया था। तो हमको भी अपनी लाइक माइंडेड जो कंट्रीज है उनको एक करना चाहिए और उनके साथ अपना खुद का एक व्यू पॉइंट बनाना चाहिए, खुद का एक अपना पोल बनाना चाहिए। दैट इज व्हाट सजेशन हैज़ बीन गिवन बाय द ऑथर। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे। कल की हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स देख लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब कल की न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, सेंटर टू सॉफ्टन द प्यूनिटिव स्टेप्स इन इन्वायरमेंटल केसेस। तो जो प्यूनिटिव है, पनिशमेंट है इन्वायरमेंटल केसेस में, उसमें थोड़ा सॉफ्ट हुआ है गवर्नमेंट। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने प्रपोज किया है टू सॉफ्टन द प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी पनिशमेंट थी उसको सॉफ्ट करने का, क्यों, कैसे सॉफ्ट करेंगे? बाय रिप्लेसिंग अ क्लॉज दैट प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजनिंग द वायलेटर्स विद वन दैट ओनली रिक्वायर्स देम टू पे विद अ फाइन। मतलब कि पहले क्या था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो पनिशमेंट का प्रोविजन था उसमें अरेस्ट भी था, मतलब कि उसमें आपको डिटेंशन भी दिया जा सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है। लेकिन अब उसमें केवल वो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक फाइन आप रखो, हाँ फाइन आप ज़्यादा रखो, ये आप याद रख सकते हो, लेकिन आप इसको फाइन में कन्वर्ट करो। एक और चीज़ उन्होंने ये कही कि ये जो प्रोविजन है ये उन केसेस पे लागू नहीं होगा जिसमें ग्रेव इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व है ना। तो ये जो प्रोविजन है फाइन वाला, ये उन केसेस में लागू नहीं होगा जहां पे ग्रेव इंजरी है या फिर लॉस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो एक्ट बेसिकली ये कहता है, एक्ट करेंटली सेज दैट वायलेटर्स विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और अ फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और बोथ। अभी जो प्रेजेंटली है तो एक्ट के वायलेशन पे 5 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक का फाइन है, या दोनों है ना। अगर वायलेशंस कंटिन्यू रहेंगे तो एडिशनल फाइन भी लग सकता है ना, एडिशनल फाइन भी लग सकता है 5000 डेली के बेसिस पे, है ना। और इसका अगर फेलियर होता है तो इसके बाद फिर जेल भी दिया जा सकता है ना, जो कि 5 साल से 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसको सॉफ्ट किया जाएगा और कहा रिकमेंड ये किया जा रहा है, जो 2 मेजर चेंजेस रिकमेंडेड है, देखो लिखा है 2 मेजर चेंजेस प्रपोज्ड आर अपॉइंटिंग एन एडजुडिकेशन ऑफिसर। एक तो एक एडजुडिकेशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे हु विल डिसाइड ऑन द पेनल्टी इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल वायलेशंस। इन्वायरमेंटल वायलेशन के केस में पेनल्टी डिसाइड करेगा एडजुडिकेशन ऑफिसर, और ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपका जो प्यूनिटिव एस्पेक्ट है उसको क्रिमिनल से केवल सिविल यानी कि उसमें पिक्यूनरी किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया था कल, हैंडकफिंग अ जुडिशियल टैप एंड द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। अब अभी क्या हुआ, रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने पास किया एक वर्डिक्ट ऑन हैंडकफिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। याद रखिएगा, सुप्रीत ईश्वर दिवाते वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपये का कंपनसेशन दिया है फॉर हैंडकफिंग ऑफ एन एक्यूज। एक एक्यूज को हैंडकफ करने के लिए 2 लाख रुपए का कंपनसेशन अलॉट किया गया है, जो कि स्टेट भरेगी, ऑब्वियसली स्टेट को दिया जाएगा। इसके अलावा क्यों किया गया हैंडकफिंग, उसके रीजंस भी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे पुलिस केस डायरी में, है ना, जो कि मैंडेटेड है कि आपको पुलिस केस डायरी में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कि किन कारणों से आप इसको हैंडकफ कर रहे हो। तो अगर वो मेंशन नहीं है तो फिर जो कंपनसेशन है वो दिया जा सकता है टू द पर्सन, टू द अक्यूज्ड, या भी जो भी विक्टिम है उस केस का, है ना। और यहाँ पे स्टेट को कहा गया कि हाँ आप अगर चाहें तो पुलिस ऑफिसर से रिकवर कर सकते हैं वो अमाउंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अगर हम हैंडकफिंग की बात करें तो हाई कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है कि एक एक्यूज्ड अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसको हैंडकफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको हैंडकफ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अगर पॉसिबिलिटी है उसके एस्केप की, बहुत बड़ा हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, या फिर उसने बहुत हार्म पहुंचाया हो किसी दूसरे को या इनको, तो ऐसे केस में हैंडकफिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके रीजंस आपको रिकॉर्ड में रखने पड़ेंगे अपने पुलिस केस डायरी में, एंड आपको मतलब जुडिशियल कोर्ट की स्क्रूटनी के टाइम पे वो रीजंस आपको देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, देयर कैन बी 3 occasions व्हेन अ पर्सन कैन बी लीगली हैंडकफ्ड। पहला लिखा है एन अक्यूज्ड ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, and under trial prisoner during transit from jail to the court and back, and a convict being transported from jail to the court and back, ठीक है ना। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे लीगली कर सकते हैं। The law with regard to handcuffing was settled in 1980 when Supreme Court in प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये केस है इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इस हैंडकफिंग के रिलेटेड 1980 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, दैट ओनली सर्कमस्टांसेस विल विच वैलिडेट, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे
इनकैपेसिटेशन है बाय मतलब कि आपके पास आपको लग रहा है कि किसी और तरीके से आप उसको बचा नहीं पाओगे या उसको भागने से उसके एस्केप को रोक नहीं सकते अदर देन हैंड कफिंग, केवल उन केसेस में ही आप हैंड कफिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ऑथर ने। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि भैया कंपनसेशन भरेगा कौन। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनसेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि पुलिस जो काम कर रही है उसके लिए वो केवल अकेले वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उसकी पूरी मतलब उसके बैकग्राउंड में जो ऊपर के अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो अभी है स्टेट पे दिया गया है, बट अभी जो रिसेंट किया गया है, अगर मान लो केवल वो पुलिस ऑफिसर की गलती है, अगर किसी एक व्यक्ति की गलती से हैंड कफिंग की गई है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ओपन रखा है कि हाँ, स्टेट अगर चाहे तो जो पुलिस ऑफिसर था उससे रिकवरी कर सकता है। अगला जो आर्टिकल है वो एफपीआईज का एग्जिट गेट, मतलब एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्यों इंडिया से बाहर जा रहे हैं। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, है ना। अब ये क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, इनके इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर रहते हैं, और ये एक्टिव शेयर होल्डर्स नहीं रहते हैं, मतलब कि इनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल ही एग्जर्ट नहीं करते हैं, एक्टिव शेयर होल्डर्स नहीं रहते हैं, ये केवल ऐसे टेम्पररीली रहते हैं, और इसीलिए इनको हॉट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और जहाँ इनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है वहाँ ये चुपचाप चले जाते हैं, ठीक है ना। अब अभी इनका जो एग्जिट है वो इंडियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके रीजंस क्या क्या है। पहला रीज़न आप लोग याद रखिएगा, जो फेडरल बैंक है आपका यूएसए का, उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए, तो जब भी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं ना, तो यहाँ से जो इन्वेस्टर्स है वो वहाँ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है बहुत ही गारंटीड मार्केट है। गारंटीड मतलब बहुत ही, वहाँ पे अगर आपने पैसा डाला है फेडरल बैंक का, तो वो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी में आता है, मतलब वहाँ पे आपको सेफ है आपका पैसा, जितना भी उनका इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो है रशिया यूक्रेन का वॉर है, उसके कारण काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ आ गई थी, तो मार्केट और डिक्रीज होने लगा था। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण भी कई एफपीआईज जो है अपना पैसा निकाल करके जा रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जब शेयर मार्केट इतना लिक्विडेटिव नहीं दिख रहा है, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा, बॉन्ड मार्केट की तरफ जाता है। तो कई जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर मार्केट से हट करके बॉन्ड मार्केट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर रीजन कि क्यों एफपीआई जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से बाहर जा रहे हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें भी, है ना। आगे देखें तो सेंटर ने स्टेट से कहा है कि भैया पैडी सोइंग का रेशियो आप बढ़ाएं, क्योंकि जो पैडी सोइंग है वो नेट सोन एरिया उसमें 27% की कमी देखने को मिली है। तो सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि देयर शुड बी स्टेप्स टू इंक्रीज द सोइंग ऑफ पैडी, है ना, और इसका शॉर्टेज ना हो, और बाद में इसकी जो शॉर्टेज होगी, इसका इम्पैक्ट होगा वो इन्फ्लेशन पे और इन सब चीज़ों पे देखने को मिलेगा। सो फॉर दैट रीजन द गवर्नमेंट हैड सेड दैट कि पैडी का आपको जो ग्रोथ है वो सोन एरिया वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एनएफएसए रैंकिंग निकली है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की रैंकिंग निकली है। तो उड़ीसा ने फर्स्ट रैंक इसमें लाई है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में उड़ीसा ने सिक्योर की है फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन। उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे थे रिस्पेक्टिवली, एंड सेंटर ने ये इंडेक्स बनाया था। तो उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश सेकंड एंड थर्ड, और नंबर 1 पे जो है उड़ीसा रहा है। तो एनएफएसए रैंकिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की रैंकिंग, उड़ीसा नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2, आंध्र प्रदेश नंबर 3। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनमें त्रिपुरा ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो थे वो सेकंड एंड थर्ड में थे, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिक इस इंडेक्स में क्या चीज़ें देखी गई थी, इस इंडेक्स में ये देखा गया था कि जो आपके यहाँ मतलब जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है, जो आपके यहाँ कहना चाहिए कि मतलब इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं है कि हंगर या लेवल ऑफ हंगर क्या था, मैल न्यूट्रिशन क्या था, ये सब चीज़ इंक्लूड नहीं की गई थी। इसमें केवल और केवल टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एफिशिएंसी को देखा गया था। अगली न्यूज़ देखें यहाँ पे, स्वीडन एंड फिनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नेटो अवेट्स रेटिफिकेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक हुआ है, नेटो में भी 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर्स आर इन नेटो, और स्वीडन और फिनलैंड जो है दो नए स्टेट्स हैं जो कि मेंबरशिप के लिए उन्होंने यहाँ पे दे हैव साइंड द प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नेटो, है ना। तो अब रशिया की चीज़ों को ना मानते हुए उन्होंने किया है। अब यहाँ पे रेटिफिकेशन के बाद जब सारे स्टेट्स 30 के 30 मान जाएंगे उसके बाद ही इनको एंट्री मिलेगी, ठीक है ना।
और अभी G20 की जो मीटिंग है वो कश्मीर में होने वाली है, इस कारण से चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के इसका अपोज कर रहा है कि भाई कश्मीर में क्यों ना हो भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। सो उन्हीं वही जानते होंगे। विमेन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन विंस द फील्ड्स मेडल। तो आप पहले तो याद रखिएगा फील्ड्स मेडल है जो कि नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स कहा जाता है। फील्ड्स मेडल को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। यूक्रेनियन मैथमेटिशियन है मेरीना वियाजोव्स्का, याद रखिएगा मेरीना वियाजोव्स्का। ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई, आप लोग पढ़ लेना, स्पेलिंग देख लेना। यूक्रेनियन मैथमेटिशियन है मेरीना, और विशाखापट्टनम जो भी है, मजाक जो भी आप बोले, मेरीना विशाखापट्टनम को यूक्रेनियन मैथमेटिक्स का नोबेल, एक तरह मतलब कहना चाहिए नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स दिया जा रहा है मेरीना वियाजोव्स्का को। और इनका इंडियन नेम है मेरीना विशाखापट्टनम। ये तो नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स फील्ड्स मेडल इनको दिया जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।